वो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अभी हम मेंस के ओरिएंटेड आपको क्लास, या अभी आपको हम मेंस में क्या करना है, कैसे करना है, उस पर डिस्कशन करने की अपेक्षा अभी हम आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कैसे पीटी क्वालिफाई करना है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं देखिए, हमारा जो अभी टारगेट है वो है टारगेट आईएएस यानी यूपीएससी पीटी, ये टारगेट है। और इसके अंतर्गत हम आपके साथ दोनों चीज़ों पर ट्राई कर रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो। एक जनरल स्टडीज़ जिसके मार्क्स ऐड होंगे और एक सी सेट जिसको क्वालिफाई करना है। सी सेट में मेरा लक्ष्य ये है कि आप किसी भी तरह से 30 क्वेश्चंस जो है पॉजिटिवली 30 क्वेश्चंस आप कर दें, यानी नेगेटिव काट के आपका 30 क्वेश्चंस आ जाए, ताकि सी सेट वाला पेपर क्वालिफाई हो जाए। दूसरा मेरा टारगेट आपके साथ ये है कि जीएस में आप 57 to 60 जो ये कट ऑफ जा रहा है आज के डेट में, इसको हम इतना क्वेश्चंस को किसी भी तरह से 60 के अराउंड आपका क्वेश्चंस सही हो जाए नेगेटिव काट के, ये टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को आप समझिए कि मुझे अपने क्लास के द्वारा आपको विद्वान बनाना नहीं है। अभी सिर्फ हमारा टारगेट ये है कि पहले आप जीएस में 60 के अराउंड 60 प्लस क्वेश्चंस, 55 भी रहेगा तो भी सही है, लेकिन 60 टारगेट के हिसाब से आपका सही होना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को एक बात आप समझिए, दो तरह से आप 60 क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। एक होगा कि आप जो जटिल प्रश्न है और एक जो सरल प्रश्न आते हैं। अगर जो जटिल प्रश्न के द्वारा 60 करना चाहता है उसको मेरे क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक विद्वान व्यक्ति हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा क्लास या मेरा जो अभी हम जो आपके साथ इस लॉकडाउन में जुड़े हुए हैं, इसका उद्देश्य ये है कि कैसे हम सरलतम क्वेश्चंस के आधार पर हम 60 क्वेश्चंस को क्रॉस कर जाए और इसके आधार पर पीटी क्वालिफाई हो। हमने पहले से भी आपको बताया है कि आप 100 क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत है तो 75 क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करना चाहिए। और इस 75 क्वेश्चंस में से सब काट करके आपका 55 से 60 क्वेश्चन सही हो गया तो आप पीटी क्वालिफाई कर गए। तो सबसे पहले मैं ये क्यों बता रहा हूँ, या हर बार किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले क्यों बताता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप अपना लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि मुझे क्या करना है, टारगेट, और उसके बाद ही आप उस पर तीर चलाते हैं। ऐसा ना हो कि आप तीर चलाते रहे और कोई टारगेट पर अटक गया। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें इतना पॉजिटिवली सही कर देना है, इतना में अटेम्प्ट करना है
और बाकी जो 25 क्वेश्चंस है उसको छोड़ के आना है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कौन किस क्वेश्चंस को छोड़ रहा है। तो एकदम क्लियर कट माइंड के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पेज में हम आपके साथ जो दूसरी बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज में देखिए, हमेशा से ये दुविधा रहा है स्टूडेंट्स के बीच में कि जब भी वो कोई ऐसा सब्जेक्ट को पढ़ता है जीएस का जो पीटी में भी आता है और जो मेन में भी आता है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, तो यहाँ पर बच्चे इन जनरल समझ नहीं पाते कि इसमें से मेन का पोर्शन क्या है और इसमें से पीटी का पोर्शन क्या है। अगर मान लीजिए हम कोई नोट्स आपको बना रहे हैं तो उसमें हो सकता है 50% पीटी हो और 50% मेन हो, ऐसे हो सकता है अगर संतुलित नोट्स है तो। अब आप समझिए इस बात को कि जो पीटी में है उसको केवल पीटी में पढ़ना चाहिए, मेंस को केवल मेन में पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को पीटी में भी जब एग्जाम देते हैं तब भी पढ़ लेते हैं और जब मेन एग्जाम दे रहे हैं तब भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब आप पीटी एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाला पोर्शन अनावश्यक है और आप अपना समय और ऊर्जा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, और मेन लिख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन अनावश्यक है। तो हम आपको इस में ये बताएंगे कि आप पीटी में कैसे कौन कौन से चीजें हैं, जहां मेन का पोर्शन आएगा हम वहां पे आपको बता देंगे, देखिए ये पोर्शन मेन का है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसको अभी आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको मेन में देखिएगा। तो हम यहाँ पर बाइफर्केट करके चलेंगे पीटी और मेंस। हम जो अभी आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज, उसका नाम है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन की व्यवस्था, है ना। तो और पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको, अगर एक शब्द में कहें हम, तो हम इसको कह सकते हैं कि चूंकि संविधान के अनुसार ही शासन होता है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, है ना। आपको और हम अगर सरल से कह सकते हैं तो राज्य व्यवस्था को अगर हम कहें तो ये दो तरह से होता है, एक पार्ट ऑफ राजनीति और एक पार्ट ऑफ प्रशासन। थोड़ा आप एक काम ये कीजिएगा कि अपना नोटबुक या जो भी आपके पास व्हाइट पेपर है उसको आप अपने साथ रखिएगा और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास कीजिएगा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको पॉइंट वाइज लिखा भी दूंगा, थोड़ा सा आप भी हाथ तेजी से चलाइएगा। तो हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था कैसे है और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे है, और इन दोनों के लिए हमारे संविधान में क्या क्या चीजों को किस प्रकार से उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और अभी हमारा फोकस है पीटी में। अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहें तो हम फिर एक नए पेज से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं इन चीज़ों को, या फिर मैं इसको या मिटा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं चाह रहा था कि
अगर नया पेज मिल जाए यहाँ से। तो चीजें डिफाइंड हो गई हमारा कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा होगा साउंड में, वीडियो में, या अगर मैं थोड़ा जल्दी से मिटा दे रहा हूँ व्हाइट बोर्ड को, तो आप मुझे मैसेज करना। मैसेज मेरे पास आ रहा है। और कहाँ मैसेज करना? जो आपके जूम में यहाँ लिखा हुआ है ना मैसेज, मोबाइल पे नहीं, जूम में मुझे, जो जूम का आपका ऐप है वहां पर मैसेज करना कुछ भी। आइए हम बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर। हमारे यहाँ जो वर्तमान व्यवस्था है, जो आज आप देख रहे हैं, वो व्यवस्था जिसको हम लोग राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था जो है, जिन सब का स्रोत है संविधान, है ना, इन सब का स्रोत है कौन है? तो संविधान है। ये व्यवस्था ना एक दिन में नहीं आई। या ये व्यवस्था एक क्रांति नहीं है, एक क्रांति का रूप नहीं है, या एक दिन में आई हुई व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था, एक बात यहाँ नोट कीजिएगा, ये क्रांति या स्वतः स्फूर्त व्यवस्था नहीं है। जैसे रूस में जब क्रांति हुई थी 1917 में, तो वहां पर की जो जो व्यवस्था थी, जाड़ वाली व्यवस्था, उसको एकदम से खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर एक एक नया तरह का क्रांतिकारी व्यवस्था को लागू किया गया। जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, वो बेसिकली ना तो किसी क्रांति का स्वरूप है और ना ही किसी भी तरह का ये एकाएक उद्भव, स्वतः उद्भव व्यवस्था है। तो क्या है, भारत में जो सभी प्रकार की व्यवस्था है वो कर्मागत, बढ़ते हुए व्यवस्था का स्वरूप है, जो कई वर्षों से, कई सौ वर्षों से लगातार आगे बढ़ रही थी। और कई सौ वर्षों के बारे में जब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग 1773 ईस्वी से आगे बढ़ रही थी। तो हमारे यहाँ पर जो संविधान है, हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है, ये सभी जो है एक क्रमागत इतिहास है। एक धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक विशालकाय भवन है और उस भवन के स्वरूप हम अपने विशालकाय भारत के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो जब तक आप इसको जीरो से नहीं पढ़िएगा, तब तक आपका कॉन्सेप्ट या कैसे चीजें विस्तृत हुई हैं ये आप समझ नहीं पाइएगा, या कोई आपके ऊपर थोप देगा। तो हम इसमें नींव के पहले ईंट से स्टार्ट कर रहे हैं। विशालकाय भवन में हम केवल दीवारों को नहीं बता रहे हैं और ना ही उसके विशालकाय जो चीजें आप देख रहे हैं उसको नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि विशालकाय भवन में पहला ईंट कहाँ से रखा गया और फिर उसका धीरे धीरे किस प्रकार से निर्माण किया गया। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए
और समझने की भी कोशिश कीजिए। मेरा आज का क्लास और हो सकता है नेक्स्ट डे का क्लास, ये आपको 2 जीएस के टॉपिक को कवर कर लेगा। एक तो आप इसे मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर कर सकते हैं कुछ पार्ट, और दूसरा ये पॉलिटी का पार्ट है। तो यहाँ पर इन 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर आपका कवर करेगा ये पोर्शन। भारत में जो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था है, इसमें बहुत हद तक ब्रिटिश कंपनी की व्यवस्था से लिया गया स्वरूप है। वही नहीं है, बल्कि उसके जो स्वरूप है उसको हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया। तो हम आपको बिल्कुल शून्य से पढ़ा रहे हैं, 0 से पढ़ा रहे हैं, और हम उसको आपको एक एक करके बताएंगे कि चीजें कैसी हुई। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जॉन वाट और ग्रेग वाइट, इन 2 व्यक्ति ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया और 31 दिसंबर को ब्रिटेन के सम्राट ने इस कंपनी को ईस्ट की ओर व्यापार की मोनोपोली दी। थोड़ा आप लोग भी लिखिएगा है? यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मोनोपोली का मतलब क्या है और ईस्ट का मतलब क्या है, इस 2 चीजों को पहले हम समझा देते हैं आपको। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उसका नाम, कई नाम थे, उसमें से इसका एक नाम ये भी था ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, या और भी बहुत सारे नाम, पर हम अभी आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना गठन किया तो ब्रिटेन के सम्राट ने उनको कहा कि लंदन से पूरब की तरफ जितने भी देश हैं उन समस्त देशों में ब्रिटेन का कोई व्यक्ति और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगा सिवाय आपके। क्लियर? मोनोपोली का मतलब कि लंदन से ईस्ट में जितने भी व्यापार होंगे जिस भी कंट्री में, वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। कोई भी ब्रिटेन का नागरिक या ब्रिटेन की दूसरी कंपनी वहां पर व्यापार नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। और अगर किसी व्यक्ति को या कंपनी को व्यापार में भाग लेना है तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शेयर खरीद लेना होगा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिलेगा उसमें आपको हिस्सेदारी होगी। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी लिखिएगा, एक लाइन। कोई भी ब्रिटेन की कंपनी या व्यक्ति ईस्ट के देशों में व्यापार नहीं करेंगे, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर शेयर ले लीजिए आप, पर व्यापार नहीं कर सकते।
तो ये है पार्ट ऑफ मोनोपोली। यहाँ पर दो शब्द को ध्यान में रखना है, उसमें से एक पार्ट है ईस्ट की ओर और दूसरा है मोनोपोली। अब आइए हम नेक्स्ट पेज में बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर व्यापार करने लगी, बहुत सारा पैसा उसको कम होने लगे। धीरे धीरे उसने सैनिकों को अपने यहाँ रखने लगी, और जब सैनिक शक्ति बढ़ने लगे, मुगल कमजोर होने लगे, तो वो क्षेत्रीय कंपनी के रूप में उद्भव होने लगे। और पलासी एवं बक्सर युद्ध के बाद वह बंगाल में स्थानीय शासक बन गई। बहुत सारा समय अलग अलग क्षेत्र में स्थानीय शासक थे, हैदराबाद के निजाम, मराठा, बंगाल में, अवध में। तो इसी तरह से अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर आधिपत्य हो गया। थोड़ा थोड़ा लिखते जाइएगा। 12 अगस्त 1765 में जो मुगल जो बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय सेकंड, इससे इन्होंने दीवानी शक्ति ले ली। इलाहाबाद संधि के दौरान इन्होंने दीवानी शक्ति ली इनसे। दीवानी शक्ति का मतलब है कि आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार में होगा जैसे टैक्स लगाने की जिम्मेदारी, टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी, ये सब सारा अधिकार अभी शाह आलम द्वितीय से उन्होंने प्राप्त कर ली। अब जानते हैं एक अधिकार होता है गवर्नमेंट का जिसमें वो टैक्स लगाती है, और दूसरा काम क्या करती है कि जो टैक्स का पैसा होता है उस टैक्स के पैसे से, एक सेकंड, उस टैक्स के पैसे से लोगों के लिए वो खर्च करती है ना। क्या करती है, एक अधिकार होता है और दूसरा होता है निजामी। निजामी मतलब निजाम। ये वीडियो रिकॉर्डिंग पे है ना, ये रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है। निजामी शक्ति का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर। हम लोग भी बोलते हैं ना आजकल कि निजाम इस देश का खराब है, अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर। इसने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी नहीं ली, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दे दी इसने वहां के जो स्थानीय नवाब वगैरह थे, मुर्शिद कुली खान या जो और भी वहां के शासक थे, उनके जो रिलेटिव थे उनको दे दिए लॉ एंड ऑर्डर, और आर्थिक शक्ति अपने पास रख लिया। इस व्यवस्था को देने का श्रेय जाता है क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव। और इसको हम लोग कहते हैं, कौन किसने दिया था, लॉर्ड क्लाइव, दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब है जिसके पास दीवानी शक्ति है, पैसा है, और इसके पास निजामी शक्ति है। सारा सत्ता पैसे के साथ चलता है, आप जानते हैं, सत्ता या शक्ति। पैसा जिसके पास है उसी का सत्ता शक्ति है। और निजामी का मतलब होता है कानून और व्यवस्था।
कानून और व्यवस्था, कल्याण कीजिए, लोगों का भलाई कीजिए इत्यादि। तो सारा पैसा सत्ता अंग्रेज के पास और सारा जिम्मेदारी, है ना, किस किस की जिम्मेदारी? गुरुकुल, मदरसा, इन लोगों को दान देना, कल्याण के कार्य को संपन्न करना, कानून और व्यवस्था को लागू करना, ये सब शक्ति थी निजाम के पास, नवाब, बंगाल के जो नवाब थे उनके पास। इनके पास पैसा नहीं है और सारा काम है, और इनके पास सारा पैसा है और कोई काम नहीं। ठीक है, तो अब इस व्यवस्था को हम लोग कहते थे कि इसके लिए था रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, और इसके पास था पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब पावर है लेकिन कोई सत्ता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं। समस्त सत्ता पर जिम्मेदारी नहीं। इसके लिए समस्त जिम्मेदारी कोई सत्ता या पैसा नहीं। समझिए थोड़ा सा, आज के ही डेट में समझिए, अगर कोई ऐसा जगह हो जहां पर आप उसको लॉ एंड ऑर्डर का सारा जिम्मेदारी दे दें और उसके पास कोई पैसा नहीं हो, बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होगा, अथॉरिटी लेके क्या कीजिएगा? आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पुलिस को वेतन नहीं दे सकते हैं, आप अपने लोगों के पीड़ा को हरण नहीं कर सकते हैं। तो समझ रहे बात? इन चीजों ने क्या किया, कब से कब चला ये चला 1765 से 1772 तक, और मात्र 5 वर्ष में 1770 में भीषण अकाल हुआ बंगाल में। अकाल, और कितने लोग मरे? वो 1 करोड़, 1/3 पॉपुलेशन, जनता मर गई। ठीक है, ये लिख लिया आप लोग, जरा लिख लीजिए। लिख करके मुझे तुरंत बताइए, वाई लिख करके लिख लिए तो हम नेक्स्ट पेज जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। धर्मेंद्र जी नेक्स्ट पेज। अब क्या हुआ, यहां देखते हैं। 1770 में अकाल, ब्रिटेन में हंगामा हुआ, ब्रिटेन की संसद में, कि क्या आप कंपनी को इतना छूट दे सकते हैं? संसद में हंगामा हुआ, है ना, किसके लेकर? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यशैली को लेकर। तब लॉर्ड क्लाइव को हटाया गया, और 1772 में वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल भेजा गया, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल में आए तो क्या हुआ कि इन्होंने बोला 1772 में
कि जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ना 12% लाभ में चल रही है। ठीक है, पर तो ये कंपनी ना घाटा में चल रही थी। तो शेयर होल्डर जो थे अंग्रेज, उनको मालूम हो गया कि अच्छा ये कंपनी घाटा में चल रही है, और वारेन हेस्टिंग्स यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कह रहे हैं कि हम लोग लाभ में हैं 12% से, जबकि है घाटा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख पाउंड ऋण मांगा। किससे? बैंक ऑफ इंग्लैंड से। बैंक ऑफ इंग्लैंड उसी तरह से था उस समय जैसे अभी हमारे यहाँ आरबीआई है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा बैंक ऑफ इंग्लैंड से। तो वहां के जो शेयर धारक थे अंग्रेज लोग, वो लोग बहुत डर गए, और उन्होंने संसद को बोला कि आप हमारे पैसे का रक्षा कीजिए, आप सरकार है, आप हमारे पैसे का रक्षा कीजिए, क्योंकि आपने मोनोपोली दिया था, तो हम तो आपको पकड़ेंगे। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के संदर्भ में संसद ने, वहां की संसद ने बोला कि हम पैसा तो देंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को एग्रीमेंट करना होगा, सशर्त देंगे। ठीक है, और शर्त क्या होगा कि संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट उस पर नियंत्रण करेगी। इसलिए अगर आप कहें तो ये पहला स्टेप था जब पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक शर्त लागू कर दी कि हम पैसा तो देंगे, लेकिन तब देंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड तब देगा जब हमारी शर्त को मांगेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, इसलिए हम आपकी शर्त को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्टार्ट हो जाएगा। किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और इसी के संदर्भ में आ गया 1773 का ठीक है, देखिए इसका नाम भी, देखिए कैसा नाम है। इसका नाम है रेगुलेशन रेगुलेशन एक्ट 1773। रेगुलेट मतलब नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये है जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है उसके बैकग्राउंड में। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चंस पूछना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट्स हो तो मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट किसी का? नो डाउट। ओके, तो जरा जल्दी जल्दी लिखिएगा थोड़ा आप लोग। सबसे पहले बात समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला हिस्सा, कि वारेन हेस्टिंग ने आकर के क्या बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी 12% से लाभ पे चल रही है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तविकता में घाटा में चल रही थी। है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तविकता में घाटा में थी, क्योंकि 2-3 वर्ष से उसके पास टैक्स कलेक्शन बहुत कम हुए थे, और उस घाटा को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने
10 लाख पाउंड का ऋण बैंक ऑफ इंग्लैंड से मांगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत थी, संसद के अंतर्गत थी। तो संसद ने कहा, ब्रिटिश संसद ने कहा ऋण तो देंगे हम, लेकिन ब्रिटिश संसद ने कहा ऋण तो देंगे हम, लेकिन इसके साथ साथ हम आपके ऊपर नियंत्रण स्थापित करेंगे, तभी हम ऋण दे सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोगों का पैसा वहां पर लगा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने कहा ठीक है, आप जो शर्त बोलिएगा हम वो शर्त को मानेंगे। इसी क्रम में 1773 में रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया। ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम आपके साथ बात करते हैं रेगुलेशन एक्ट के बारे में। अगर आपको ये लगता हो कि मुझे इसको लिखाना भी है, तो जरा मुझे आप, अगर लिखाने की जरूरत है तो आप जरा एक एक पर्सन अपने जो जूम ऐप में अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या लिखाने की जरूरत है या मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा इसका। लिखाने की अगर जरूरत है तो बताइए मुझे। यस या नो में टाइप कीजिए। देखिए, लिखाने से थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, मैं आपको, ये अच्छा बात आपने कहा कि पीडीएफ या जो बाकी चीजें हैं हम उसको प्रोवाइड कर दे तो अच्छा रहेगा। मतलब जो मटेरियल का फोटो है वो अगर आपको हम प्रोवाइड कर दें तो कैसा रहेगा? ठीक है, तो हम आपको जो मटेरियल है उसका हम पिक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और बाकी चीजें आप लिख रहे हैं एंड मेरा इसमें शायद रिकॉर्डिंग भी होगा। तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर दोबारा दे देंगे आपको, और आप उसे दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि लिखाने में फिर जानते हैं बहुत टाइम लग जाएगा। और जो जितना जल्दी मैं सोच रहा था कि चीज़ों को कवर कर दूं, उतना थोड़ा सा डबल टाइम लग जाता है। ओके, तो आप लोग सब समझदार भी हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग सब लोग पढ़े हुए हैं इन सब चीज़ों को, तो थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी और मुझे भी समझाने में आसानी होगी। इसके साथ मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि आपका पीटी में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से हम आपको ये लेक्चर्स हमारा डिलीवर्ड हो। इसलिए हम ना इसमें कारण, काउज, है ना, इसका रिजल्ट जो मेंस में पूछे जाते हैं। आप जानते हैं ना, किसी भी चीज का काउज पूछा जाता है मेंस में, क्या कारण हुए थे, उसका परिणाम क्या हुआ, सफल या विफल, ये सब पार्ट ऑफ मेंस होते हैं। तो हम यहाँ पर उन सब चीजों को डिस्कस करने के बजाय उसके जो फैक्ट हैं उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं चीजों को? ओके, तो हम आपको उसका जो मटेरियल है उस मटेरियल को भेज देंगे। अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेशन या रेगुलेटिंग, इसको हम लोग रेगुलेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट
1773। देखिए यहां से स्टार्ट होता है हमारा राजनीतिक व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब अब यहाँ से स्टार्ट होता है। इसीलिए इसको गंभीरता से देखिए और डाउट होने पे क्वेश्चन कीजिए। इस एक्ट में कहा गया कि इसका उद्देश्य कहाँ है, इसका उद्देश्य है इंडिया एवं इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण। शुरू में कह दिया गया कि हम इसमें इंडिया में भी इस पर नियंत्रण लगाएंगे और साथ ही साथ इंग्लैंड में जो कंपनी है हमारी उस पर भी हम इस पे नियंत्रण लगाएंगे। ठीक है, तो ये नाम ही है रेगुलेशन, इसलिए पहला इसमें जो चीजें उभर के सामने आई वो था ये नियंत्रण लगाएंगे और इसमें हम लोग परिवर्तन भी करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। इसमें दूसरा पॉइंट कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर हैं, ठीक है, इसको हम गवर्नर जनरल जनरल ऑफ बंगाल कहेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत इसके साथ 4 पार्षद को जोड़ा जाएगा। ठीक है, ओके, काउंसिलर को इसके अंदर जोड़ा जाएगा। तो ये एक कैसे सदस्य होंगे, 5 सदस्यीय काउंसिल होगा। काउंसिल में काउंसिलर, और ये कोई भी जो निर्णय लेंगे ये बहुमत के आधार पे लेंगे। 5 लोग हैं, कौन कौन है, एक गवर्नर जनरल, ऐसे हम लिख सकते हैं 1 + 5, ये कौन है, गवर्नर जनरल। तो बहुमत पे लेंगे, यानी 3 होना चाहिए, 3-2, 4-1, 5-0 ऐसे होगा तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। तो गवर्नर जनरल का पद यहाँ पर सृजित कर दिया गया बंगाल, और उसके साथ 5 काउंसिलर को जोड़ा गया और इसे एक काउंसिल के द्वारा बंगाल और बाकी क्षेत्रों पर नियम बनाने का इनको अधिकार दे दिया गया, और वो नियम बनेंगे बहुमत से। क्लियर? अब फिर आगे सुनिए। ये जो 4 पार्षद थे ना, ये 4 पार्षद, ये जो 4 पार्षद हैं, ये वाले लोग, इनका कार्यकाल फिक्स कर दिया गया, और इनका कार्यकाल इस प्रकार से फिक्स किया गया कि इनको 4 ईयर का टर्म दिया गया, और एवरी ईयर इसमें से 1/4 हट जाते हैं, रिमूव्ड, है ना। 4 वर्ष का कार्यकाल, 25% हर वर्ष हट जाते हैं, और अगर इनको 4 वर्ष से पहले हटाना होगा तो ऐसे स्थिति में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशन प्रस्ताव पर
इसको क्वीन हटाएंगे। कैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, तो समझ गए, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। उसके काउंसिल में 4 सदस्य थे, सभी लोग बहुमत से निर्णय लेंगे। बहुमत का मतलब होगा 3:2, 4:1 या 5:0, ऐसे निर्णय लेंगे। जो काउंसिलर होगा उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। एवरी 4 ईयर में 1/4 यानी 25% काउंसिलर को हटा दिया जाएगा। और अगर किसी भी काउंसिलर को समय से पहले हटाना है तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की महारानी इसको अपने पद से हटाएगी। तब ऐसे स्थिति में फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था। तो इसी कानून के अंतर्गत कहा गया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में होंगे। ठीक है, इसकी संख्या होगी 24। ये लोग मिल करके यहाँ पर इस तरह की चीजों को संपन्न करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप खाली देखते जाइए कि कैसे कैसे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता रहता है इसके अंतर्गत। इस एक्ट में जो तीसरा प्रावधान किया गया वो कहा गया उच्चतम न्यायालय का गठन होगा। एक्ट में कहा गया गठन हुआ कब इसमें, 1774 में। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस शब्द को हम बड़ा सेलेक्ट किए कि अगर हम इंग्लिश में लिखते तो सुप्रीम कोर्ट हो जाता, पर सर्वोच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट बाद के एक्ट में है, 35 के एक्ट में है। अभी इसमें कहा गया एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य जज होंगे और 3 अन्य जज होंगे। जज लिख लीजिएगा यहाँ पे, जज। और इसके पहले मुख्य जज कौन हुए, सर इलीजा एम्पे। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया कि एक उच्चतम न्यायालय का गठन होगा और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। और इसमें ना सभी तरह के फैसले जाएंगे, सभी तरह के विवाद, अंग्रेज के, भारतीयों के, सैनिकों के, धार्मिक, भूमि, सारे विवाद जाएंगे। और ये किस रूल से इसका डिसीजन देगा, तो ब्रिटेन में जो रूल था ना उसी रूल के हिसाब से, यानी ब्रिटिश लॉ के अनुसार न्याय होगा। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं किसके, तो नहीं अभी पेज मत पलटिए धर्मेंद्र जी, पिछला पेज दीजिए अभी। हाँ, अभी रहने दीजिए पिछला पेज, थोड़ा आप लोग लिखिए इसको। जल्दी जल्दी लिखिएगा।
क्विक लिखिए। क्विक लिखिए और तुरंत मुझे यस कि मैं पेज पलटूं, तुरंत लिखिए यस। ओके ठीक है, अब पेज पलट दीजिए। तो आप लोग सब समझ गए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या प्रावधान था और कैसे एक फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो रहा है, कैसे न्यायपालिका का उद्भव जो है उभर करके सामने आ रहा है। ठीक है ना? तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी और वो सुधार, उस थोड़ी बहुत सुधार को प्रयास किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स ना वो पीएम थे ब्रिटेन के, और उन्होंने ये संशोधन लाया था कि हम कुछ चीजों पर और व्यापकता या जो कमी रह गई है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन इसके पीछे का एक कारण समझिए। इसके पीछे कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर घाटा में आ गई थी। ठीक है, और क्यों घाटा में थी? घाटा में थी तो इसके पीछे था मराठा वार, मराठा युद्ध। और अभी फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को 60 लाख पाउंड चाहिए था बैंक ऑफ इंग्लैंड से। तो सरकार ने कहा ठीक है हम देंगे, लेकिन कुछ शर्त है हमारा, उसको मानना होगा। तो कहा गया ठीक है हम इसमें जो है माना जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या क्या सुधार हुआ उसको जरा हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले ये सुधार हुआ कि पहले कितने लोग थे काउंसिल में? 5 लोग थे, एक गवर्नर जनरल और 4 उसके मेंबर्स। तो कई बार ऐसा होता कि 3 मेंबर्स एक अलग राय में रहते थे और गवर्नर जनरल जो है वो अल्पमत में हो जाते, तो उनके द्वारा बनाए जा रहे नियम बन नहीं पाते, तो टकराव हो रही थी बहुत। तब ऐसे स्थिति में अब क्या किया गया, इस टकराव को दूर करने के लिए अब जो गवर्नर जनरल के काउंसिल थे ना, काउंसिल, उसको कर दिया गया 4 सदस्यीय, यानी एक होंगे गवर्नर जनरल और 3 होंगे उनके पार्षद, काउंसिलर। यानी 4 के स्थान पर अब 3 पार्षद हैं। तब अब गवर्नर जनरल को नियम बनाने में आसानी हो गई। बहुमत में अब आसानी है। एक भी अगर पार्षद इनके तरफ है तो अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करके नियम बना देते हैं। दूसरी बात ये कही गई इस कानून में, मैं उच्चतम न्यायालय लिख रहा हूं, उच्चतम न्यायालय के कार्य को परिभाषित किया।
पहले उतना परिभाषित नहीं था। एक 144 नहीं भाई, ये गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, जी जी 1 जी जी, गवर्नर जनरल। उच्चतम न्यायालय जो थे, उच्चतम न्यायालय, इसके कार्य को परिभाषित किया गया दो तरह से। अभी तक क्या हो रहा था, जितना धार्मिक डिस्प्यूट था वो ब्रिटिश धार्मिक डिस्प्यूट रूल के अनुसार उसको सॉल्व कर रहे थे। और आप जानते हैं भारत में मुस्लिम धर्म और पारसी धर्म, बहुत सारे धर्म थे, उन सब के लिए अलग अलग रूल था। तो अब इसमें संशोधन करके कहा गया कि जो धार्मिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे, ठीक है, इसको, धार्मिक मुद्दे को धर्म के अनुसार सॉल्व हो, अनुसार निर्णय हो। ठीक है, मतलब नहीं, ब्रिटिश कानून के हिसाब से इसका सॉल्यूशन मत कीजिए, ना तो लोग भड़क जाएंगे। तो धार्मिक मुद्दे को धर्म के अनुसार, जो यहाँ के स्थानीय धर्म है उसके अनुसार इसको सॉल्व कीजिए। और दूसरा, अगर कोई आर्थिक मामला का विवाद है, आर्थिक मुकदमा है, तो इसका अपील आप कर सकते हैं किसमें? गवर्नर जनरल के काउंसिल में। ठीक है, आर्थिक मुकदमा है तो उसके खिलाफ आप गवर्नर जनरल के काउंसिल में अपील कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आर्थिक मुकदमा 5,000 पाउंड से अधिक है, अधिक का है, तो आप इसे ब्रिटेन के, ब्रिटेन के, एक सेकंड, ब्रिटेन के किंग इन काउंसिल में अपील कीजिएगा। ठीक है, तो दो बातें। ओके, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे। नहीं है कोई डाउट? अभी हम आपसे सबसे पूछेंगे एक एक करके। चला, नेक्स्ट पेज। तीसरी बात बोली गई इसमें कि अब ना कंपनी के ऊपर नजर रखने के लिए हम एक अस्थाई, परमानेंट क्या बनाएंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएंगे। कहां पर? इंग्लैंड में। और इसमें कितने मेंबर होंगे? तो इसमें 6 मेंबर होंगे, जो कंपनी पर हमेशा निगाह रखेगी, कंपनी के कार्यों पर हमेशा निगाह रखेगी। और इसमें कैसे कैसे होंगे? तो एक इसमें होंगे, इसका जो अध्यक्ष होगा वो वहां का अर्थ मंत्री होगा। इसके लिए इंग्लिश में जो शब्द आया है वो शब्द है
चांसलर ऑफ एक्सचेकर। इसके साथ एक और व्यक्ति होंगे जिसके लिए शब्द आया है राज्य सचिव। इसको इंग्लिश में कहा गया कि इसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इसमें 4 जो हैं वो प्रिवी प्रिवी काउंसिल मेंबर होंगे। तो ये 6 वाला एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो परमानेंट रूप से यहाँ पर के इंग्लैंड की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर निगरानी करेगी, उस पर कंट्रोल का काम करेगी, रहेगी ये इंग्लैंड में। और चौथी बात है कि बहुत सारा प्रोविंस है अभी तक। कौन कौन सा है तो आप जानते हैं, बंगाल है, फिर मद्रास है, एंड फिर बॉम्बे। ओके, तो इन 2 जगह पर बंगाल में तो अभी गवर्नर जनरल बैठे हुए हैं एंड उसके साथ 3 काउंसिलर हैं। यहाँ पर भी हम 3-3 एक गवर्नर टाइप से रखेंगे और साथ में 3 और 3 इनके साथ सदस्य नियुक्त करेंगे। तो ये था पीट्स इंडिया एक्ट 1784 जिसमें 4 बातों पर फोकस किया गया। पहली बात ये बोला गया कि गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल में 3 सदस्य को हम रखेंगे। पहले 4 होते थे, अभी 3 को रखेंगे। दूसरी बात कहा गया कि यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय है वो धार्मिक मामलों को यहाँ के धर्म के अनुसार सॉल्व करें और जो प्रांतीय मामला है खास करके इकोनॉमी का तो अब उसके खिलाफ अपील गवर्नर जनरल के काउंसिल में किया जाएगा। और अगर मामला 5,000 पाउंड से अधिक होगा तो किंग इन काउंसिल में किया जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अस्थायी रूप से नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जिसमें 6 सदस्य होंगे। इसमें से एक सदस्य अर्थ मंत्री कहलाएगा, दूसरा राज्य सचिव कहलाएगा और 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर होंगे। और चौथा कहा गया इसमें कि मद्रास और मुंबई में भी गवर्नर जनरल के साथ 30 सदस्य होंगे। ठीक है, आप लोग लिख लिए इसमें। चलिए जरा आप लोग एक एक करके अनम्यूट कीजिए अपना और जरा मुझे बताइए कि इसमें क्या कुछ आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। प्रिवी काउंसिल का वर्क यहाँ पे नहीं है। प्रिवी काउंसिल वहां पर जो था उसमें से 4 सदस्य लिए गए। चलिए जरा आप
एक एक करके अगर अनम्यूट हो, इनको एक एक करके अनम्यूट कीजिए। जब पूछें इन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आगे बढ़ना है, क्या अभी यहीं रुकना है। दुष्यंत बोलो, दुष्यंत। एक सेकंड, हाँ बोलो दुष्यंत। यस सर। सब ठीक है? यस सर। ओके। ओके, सर भारत सचिव भी तो था ना एक? भारत सचिव आएगा 1857 के रिवोल्ट के बाद। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस नहीं है आपका, कोई डाउट? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये सब चीजों को लिख लिया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया चार्टर एक्ट। सत्रह सौ तिरानवे। चार्टर एक्ट 1793 में बहुत सारी बात नहीं की गई, सिर्फ दो बात कहा गया। पहला बात ये कहा गया कि बॉम्बे एवं मद्रास प्रांतों पर गवर्नर जनरल को नियम बनाने का अधिकार दिया गया, है ना। यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड गवर्न और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी नियम अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो ही बनाएंगे। और दूसरी बात कहा गई इसमें कि अब हर 20 वर्ष पर चार्टर एक्ट आएगा। तो 73 का जो चार्टर एक्ट था वो
उसमें कोई व्यापक रूप से सुधार नहीं हुई या विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ एक परिवर्तन हुआ कि बॉम्बे और मद्रास के प्रांतों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही नियम बनाने का अधिकार दिया गया और हर 20 वर्ष में एक चार्टर एक्ट आएगा। तो बहुत सरल, बहुत सिंपल सा बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पेज। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 एक महत्वपूर्ण कानून था। इस कानून के आने के पीछे एक दो चीजों को आप समझिए। इसमें यूरोप में, इस समय यूरोप में नेपोलियन ने कब्जा कर रखा था। उसका एक सिद्धांत था, महाद्वीपीय सिद्धांत। आप में से कई लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उसमें पढ़े हैं आप, महाद्वीपीय सिद्धांत। तो यूरोप में नेपोलियन का कब्जा था, ने कब्जा किया और महाद्वीपीय सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत से क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन के लोगों का यूरोप में व्यापार बंद हो गया। ठीक है। अब जैसे वो अलग अलग जैसे फ्रांस में या और सब जगह पे जा करके अपना व्यापार करते, कंपनी का निर्माण करते, ये सब नेपोलियन ने बंद करवा दिया। ठीक है। तो ब्रिटेन के जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, वो अब दूसरे यूरोप के कंट्री में जाके व्यापार नहीं कर रहे थे। क्या हुआ होगा कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर व्यापक दबाव वहां की जनता ने बनाया कि भाई हम तो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे जा करके, तो हमारे लिए कुछ कीजिए। तो इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट का उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से हम ब्रिटिश लोगों के लिए व्यापार के अवसर उपलब्ध कराएं। अब व्यापार के अवसर कहाँ उपलब्ध हो सकते थे? तो उन्होंने देखा कि लंदन से ईस्ट में व्यापार तो केवल और केवल कौन कर रहा है? व्यापार की मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को है। और इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड की कंपनियां चाह रही थी कि हम लोग व्यापार के लिए बाहर जाएं। इसलिए सबसे पहला काम ये किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ दो चीज को छोड़कर, भारत में चाय और चीन देश को छोड़कर, ये अपवाद है। समझ में क्यों मोनोपोली खत्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का? इसलिए क्योंकि
यूरोप में महाद्वीपीय सिद्धांत के कारण ब्रिटेन के लोगों को, ब्रिटेन की कंपनियों को किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में व्यापार करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहे थे, सारे अवसर बंद कर दिए गए। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अब हमारी जो कंपनियां हैं और हमारे जो लोग हैं वो कहाँ जाके व्यापार करें। तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया और कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि सिर्फ भारत में चाय पर आपकी मोनोपोली रहेगी और चीन देश में आपकी मोनोपोली रहेगी। और अब भारत में आने लगे कौन व्यापार के लिए? ब्रिटिश की बहुत सारी कंपनी एवं लोग। तो ये दोनों एक ही है, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर ब्रिटिश कंपनी भारत में जाकर व्यापार करेगी या ब्रिटिश कंपनी के अन्य कंपनियां भारत में जाकर व्यापार करेंगी तो कुछ लोग तो चाहिए ना उनको जो उनके साथ बात करे, जो एक मीडिएटर की भूमिका निभाए, जो भारत के देश के लोगों को भी सही से समझा सके और अंग्रेज जो वहां पर व्यापार के लिए इंडिविजुअल जा रहे हैं उनको भी समझा सके। तो इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए दिया गया शिक्षा, साहित्य और विद्वानों के लिए। ये बात समझे आप कि 1 लाख रुपया वो भारत की भलाई के लिए नहीं दिए थे, बल्कि वो इसलिए दिए थे कि जो ब्रिटिश अलग अलग कंपनियां भारत में आएंगी, अलग अलग लोग भारत में आएंगे तो किससे बात करेंगे? भारतीय भाषा में तो बात होगी नहीं। तो हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो भारतीय हों, इंग्लिश बोल सके, इन लोगों के साथ व्यापार में सहायता उपलब्ध करा सके। समझ में आया? दूसरा पॉइंट आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिन से, है ना? ठीक है। तीसरा पॉइंट नेक्स्ट। अच्छा पहले तो लिख लीजिए इसको। लिख लिया आप लोग? ओके। तो आइए नेक्स्ट पेज। तीसरा इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल के जो काउंसिल हैं उसमें अभी तक कितने सदस्य थे? एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 3 उसके पार्षद, ये 3 थे, तो टोटल हो गए थे 4। इसमें एक नए सदस्य की एंट्री हुई, एक सदस्य
और ये सदस्य जो थे वो सदस्य थे विधि, ऐसे लिखते हैं इसको, विधि नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं कानूनी सदस्य। तो गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, इसको हम लोग कहते थे गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल में अब टोटल लोग हो गए हैं कितना, 5। एक गवर्नर जनरल, 3 पार्षद, 1 सदस्य। और अब ये लोग जो है क्या करते थे, नियम का निर्माण। इसमें चौथा निर्णय लिया गया 1813 का अधिनियम में, इसमें चौथा नियम ये लिया कि बॉम्बे एवं मद्रास के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियम बना सकते हैं एवं इन दोनों के नियम बनाने की शक्ति समाप्त। सॉरी एक सेकंड, ये वाला जो है ये है, ये 33 का है। ओके चलिए, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं आपको। यहाँ पर लिख लीजिएगा 32 तक जो है, पीछे लिखिएगा, पीछे जरा दीजिएगा, पीछे का पेज। हाँ, ये पीछे, पिछला पेज, ये नहीं, इससे पीछे वाला पेज। हाँ देखिए, ये दो नियम थे चार्टर एक्ट 13 के, यही 2 नियम थे, ठीक है। और जो नेक्स्ट नियम हम आपको वहां पढ़ा रहे थे वो चार्टर एक्ट 33 था। तो नेक्स्ट पेज में लिखिएगा, नेक्स्ट पेज, अगला पेज। हाँ सुनिए, ये वाला जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे ये है चार्टर एक्ट 1833। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि एक गवर्नर जनरल होंगे और उसके साथ 3 पार्षद पहले होते थे। अब एक नया सदस्य आया जिसको हम लोग कहें कानूनी सदस्य। ये किसका है, 1833 का चार्टर एक्ट। तो अब गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल में कितने टोटल लोग हो गए, तो 5। इनका काम क्या था, नियम बनाना, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 है 1833 चार्टर एक्ट। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 ये है कि बॉम्बे मद्रास के गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर होते थे, उनको नियम बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही इन दोनों प्रांतों के लिए नियम बनाते थे। तो ये 2 हो गया। ठीक है। एंड इसमें तीसरा आया नियम वो तीसरा नियम ये आया कि इसमें तीसरा नियम ये आया कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाते थे, अब वही कहलाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1833 के एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए। इस एक्ट का चौथा पॉइंट ये था कि 1813 में मोनोपोली समाप्त हुआ था, लेकिन 2 चीज में अभी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक चाय और दूसरा चीन की। इसमें उन दोनों मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। तो क्या बोलेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय एवं चीन पर मोनोपोली समाप्त। इसमें 4 पॉइंट। चाय का, चाइना का क्या था? चाइना एक देश था जिस पर, चाइना एक देश है अभी भी और पहले भी था, जिस पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और 13 में कहा गया कि हम चीन पे जो व्यापार हो रहा है उसमें अभी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, उसकी मोनोपोली रहेगी। लेकिन 1835 अधिनियम में कहा गया कि चीन पर अब ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति या कंपनी जाकर व्यापार कर सकता है। इसी तरह से भारत में जो चाय उद्यम लगे हुए थे असम में, उसमें भी अब कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति या कंपनी वहां जा करके अपना चाय बागान ले सकता है, खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली इंड। ठीक है, गुड। हाँ, चाइना से जितना का व्यापार था अब कोई भी लोग कर सकता था। चाइना पर ब्रिटेन का कब्जा था 49 तक। ओके। इसमें 5वां नंबर ये था कि भारत में जो दासता समाप्त करने की बात कही गई। और ये खत्म हुआ 1843 में। लेकिन इस एक्ट में कहा गया था कि जो लोग दास बनाते हैं एक दूसरे को, कैसे दास बनाते हैं? जैसे आप जानते हैं, कोई ऋण लिया और उसका ऋण कोई चुका नहीं पाया तो उसके परिवार के लोगों को दास बना लेते हैं। अभी भी कई जगह पे देखा जाता है अनऑफिशियली। तो अब कोई भी दास नहीं बना सकता। ठीक है। और इसका 6ठा पॉइंट था सिविल सेवा में भेदभाव नहीं। सिविल सेवा में भेदभाव नहीं का मतलब यह था कि अब कोई भी सिविल सेवा
में प्रवेश ले सकता था। जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 33 का जो एक्ट है उसमें 6 पॉइंट याद रखिएगा। गवर्नर जनरल और हिज काउंसिल में अब एक सदस्य बढ़ गए, कानूनी सदस्य। बॉम्बे और मद्रास के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो अब इंडिया हो गए थे, उनको नियम बनाने का अधिकार, शक्ति प्राप्त हो गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय और चीनी पर मोनोपोली समाप्त होगी, यानी यहाँ पर अब कोई भी लोग जाकर व्यापार कर सकते हैं। 5वां कहा गया कि भारत में जो दासता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। दासता का मतलब है किसी भी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को दास बनाया जाता है। ये लागू हुआ 1843 में। एंड 6, सिविल सेवा में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न रंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। क्लियर है? ओके, तो सर यही शासन स्टार्ट हो गया। क्या लिख रहे हैं आप? रेडमी क्या है? ओके, तो जरा सब बताइए आप यहाँ पर। शासन तो देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है ना। अभी अगला जब एक्ट आएगा तब हम बताएंगे कि कैसे परिषद की संख्या बढ़ी, फिर उसमें कैसे निर्वाचन आया, कैसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन आया, कैसे 2 सदन में डिवाइड हुआ, वही 2 सदन आगे बढ़ कर के राज्यसभा और लोकसभा का रूप लिया। इसी प्रकार से मद्रास, बॉम्बे, इन सब में विधान परिषद का निर्माण हुआ और वो धीरे धीरे जा करके विधानसभा में कन्वर्ट किया। तो ये सब हम आने वाले एक्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब लोग, आप लोग लिख लिए, नोट कर लिए? किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बोल करके बताइए या लिख करके भी बता सकते हैं। पर आज का क्लास यहाँ तक ही है। नेक्स्ट क्लास हम आपको जब लेंगे तो पूजा सर अनम्यूट नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र जी जरा एक एक करके इन लोगों को अनम्यूट कीजिएगा। एक एक करके अनम्यूट कीजिए। जिसको पूछना है उसको पहले अनम्यूट कीजिए। पूछिए, अनम्यूट है, पूछिए, आप अनम्यूट करके पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए।
हाँ जी सर। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, जैसे बंगाल में गवर्नर जनरल और 3 काउंसिल होते थे, और मद्रास और मुंबई में गवर्नर जनरल और 3 सदस्य होते थे। तो पार्षद और जो सदस्य होते थे, इन दोनों में अंतर क्या होता था? देखिए, अभी पार्षद जो है, काउंसिलर जो जो सेंट्रल में होता था, मतलब जो बंगाल में था, उसके लिए हम लोग काउंसिलर शब्द का प्रयोग करते थे, पार्षद। और जो प्रोविंस में होता था, उनके लिए जो सहायता वाली जो टीम होती थी, उसके लिए हम लोग यूज करते थे मेंबर। अच्छा, तो मतलब ऐसे ही आधार पे उनमें अंतर है, मतलब कुछ खास अंतर नहीं है कि उनका हाँ, सिलेक्शन कुछ कुछ अलग खास तरीके? अंतर नहीं है। अभी तो देखिए, हम 1833 का एक्ट पढ़ा रहे हैं। अभी तो वो प्रोविंस धीरे धीरे करके अभी वो सशक्त हो रहा है। प्रोविंस सशक्त होता है 1857 के रिवोल्ट के बाद, ओके सर। और उसमें भी ज्यादा सशक्त होगा 1919 के अधिनियम में। तब आपको दिखेगा कि विधानसभा कैसे काम कर रहा है, विधान कैसे काम कर रहा है, इसके साथ साथ लोकसभा राज्यसभा का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, हाँ, जैसे ये हम कर रहे हैं इंडियन ये पॉलिटी और गवर्नेंस, तो ये मेंस का भी टॉपिक है और ये पीटी का भी टॉपिक है? अभी जो हम इतना आपको बता रहे हैं, वो जी सर। पार्ट ऑफ पीटी है। ठीक है, हमने आपको फर्स्ट अभी बोला था, जैसे ही जो जो पार्ट मेंस का आएगा हम वहां पे बता देंगे आपको। देखिए, ये पार्ट ऑफ मेंस है और ये पार्ट ऑफ पीटी है। तो अभी हम पीटी, अभी अभी देखिए, सब में एक्ट चल रहा है ना, ये हाँ जी। सब इंफॉर्मेशन इतना मेंस में नहीं पूछा जाता है। मेंस में पूछा जाता है लॉजिक ज्यादातर। ये तो तब पूछा जाएगा जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हाँ इतना जी। याद करेंगे आप बहुत, तो आप मेंस में नहीं लिख पाएंगे ना इसको। ओके सर। और किसका था क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन? ये सब चीजें आप लोगों ने नोट कर लिया है? यस सर। ओके, तो देखिए, आपके पास अभी ऑप्शन है अनम्यूट करने का। आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। एंड नेक्स्ट क्लास आपका होगा 30 तारीख को, मतलब कल नहीं, परसों। नेक्स्ट क्लास है आपका 30 अप्रैल को 11 AM में। और हम वहाँ से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, 1853 का चार्टर एक्ट, फिर 1850 एक्ट का जो रिवॉल्ट हुआ था। 1850 एक्ट का जो एक्ट आया है ना, उस एक्ट को हम डिस्कस करेंगे। एंड उसको भी हम लोग चार्टर एक्ट कहते हैं। और फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, जो पहला आया 1861 में। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट डिस्कस करेंगे। फिर 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम 1935 तक आपका जितना एक्ट है उस एक्ट को डिस्कस करते हुए फिर हम आपको बताएंगे कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा गठित किया गया, का निर्माण किया गया, संविधान सभा किस प्रकार से बना, कौन कौन सी कमेटियां क्या काम कर रही थी, ये सारी बातें। और तब जान उसके बाद हम उस कैसे पास हुआ, और फिर हम उसके बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आगे तक।
ठीक है, आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है अपने पास, आप जाके वहां पर देखिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते। नेक्स्ट क्लास है हमारा परसों इसी पर। ठीक है, आपको क्लास समझ में आया या नहीं आया, उसके बारे में भी आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ, क्या मुझे लेवल को इतना ही रखना है, इससे डाउन करना है, कुछ कैसे करना है वो मुझे लगेगा। पर मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको, एकदम बेसिक जीरो से, इसलिए कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं आएगी। और इस प्रकार आप बेसिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, पब्लिक एड या एथिक्स, आप देखते हैं कि उसमें समस्या नहीं आती है, तो आशा करते हैं कि इसमें भी समस्या आपको बिल्कुल नहीं आएगी। थोड़ा रिवीजन करते रहिए, हम आपको नोट्स जो हमारा है वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप अपना अनम्यूट खुद कर सकते हैं, अभी आपके पास ये भी हमने ऑप्शन दे रखा है अनम्यूट करने का, आप खुद अनम्यूट कीजिए और कोई। हाँ सर, क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। हाँ सर, कह रहे थे कि सर ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली जो खत्म किया गया सर, तो सर ऐसा क्यों खत्म किया गया? मतलब इंग्लैंड सरकार को ऐसा क्या लगा ब्रिटिश देखा सरकार को, या मैंने, फिर? हाँ मैंने 13 में बोला ना आपको कि 13 में जब नेपोलियन ने पूरे यूरोप पे लगभग कब्जा कर लिया था, तो वहां पर ब्रिटेन के लोगों को काम करने का, व्यापार करने का कोई अवसर नहीं मिल रहा, तो वो लोग कहाँ जाके काम करते या व्यापार करते। इसलिए उन्होंने अपने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि हमारे लिए व्यापार करने के क्षेत्र को खोलिए। तब ऐसे स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हटा लिया और कहा कि अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी ईस्ट में बहुत सारे देश थे, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चाइना, भारत, अफगानिस्तान, इन सब जगह पे जा करके अब आप व्यापार कर सकते हैं। 13 में सिर्फ 2 चीज का व्यापार आप नहीं करेंगे, चीन नहीं जाइएगा व्यापार करने के लिए, और दूसरा चाय का व्यापार नहीं कीजिएगा भारत में। इसका मोनोपोली अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को है। 1833 में कहा गया चीन में भी जाके व्यापार कीजिए और भारत में चाय बागान में भी आप जाके अपना व्यापार कर सकते हैं, इसलिए सारा मोनोपोली खत्म। यस सर, ओके सर। सर तो इसका भारत के अंदर से भी कोई कारण था सर? यानी भारत का भी कोई कारण था? नहीं, इस देखिए, ये जो जितना रूल चार्टर रूल बन रहे थे वो सब इंग्लैंड के को प्रॉफिट करने के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो इसके पीछे जो दबाव था वो ब्रिटिशर का दबाव था, ताकि इन कंपनियों को लिए रास्ता खोला जा सके। भारत को ध्यान में रखते हुए वो नहीं कर, मतलब नहीं, भारत को ध्यान में रख। भारत तो औपनिवेश था और भारत में आने का उद्देश्य शोषण और दोहन था, तो इसके कल्याण के लिए अभी कोई प्रयास नहीं है। थोड़ा बहुत आप देखेंगे प्रयास स्टार्ट होगा 61 से, 1861 से। तो सर ये बात हम कह सकते हैं कि सर मतलब कहीं ना कहीं सर यहीं से इंग्लैंड के मन में वो शासन का वो बीज आने लगा कि शासन किया जा सकता है। यहाँ से नहीं, आप कह सकते हैं 1773 से। 1773 से ही कह सकते हैं बात। हाँ, 1773 से उनके मन में आ डेमोक्रेटिक एक्ट जब आया था सर। हाँ, कि हम इसके ऊपर धीरे धीरे रेगुलेशन लगा करके, नियंत्रण कर करके हम अपने हिसाब से इसको चलाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। और कैसे का? तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास 30 अप्रैल को 11 बजे चार्टर एक्ट
1853 से प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।